नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के निर्णय व प्रयास ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। साथियों, बात करें आज कि अब अमेरिका या यूरोप या जो FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वे भाग नहीं रहे, उन्हें भगाया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ साथियों? भारत में जो अभी मार्च से लागू किया उन्होंने SCST और CSCST, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेंस और शॉर्ट टाइम कैपिटल गेंस। अब साथियों इसको समझो। देखो, जैसे भारत सरकार में जो अभी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भाई सब पे फिक्स टैरिफ कर दिया 15% का, कि आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है उस पर 15% का टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, सॉरी टैक्स लगेगा। अब आप ऐसे समझो, उदाहरण से समझो, जो FII है ना साथियों, वो लगभग 195 देश हैं अमेरिका, ऑल ओवर विश्व में। अब 195 देशों में किसी भी देश में FII के ऊपर टैक्स नहीं लगता, भारत छोड़ के। भारत में उनके ऊपर टैक्स लागू कर दिया इन्होंने। अब आप समझ में हैंग हो गए हो, ये क्या कह दिया मैंने। पहले बात समझो, अगर आप अंग्रेजी थोड़ा समझते हो तो एक समीर अरोड़ा का एक इंटरव्यू है, लगभग है तो वो 40 मिनट का, बट उसमें 6-7 मिनट की एक क्लिप है। समीर अरोड़ा जी हैं, काफ़ी बड़े जानकार हैं, उनका इंटरव्यू समझ लेना आप, उसे सुन लोगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहली बात सुनो, गवर्नमेंट ने क्या, जो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेंस होता है वो सब पे लागू कर दिया कि भाई 15% टैक्स देना सबको फिक्स। अब आप बिल्कुल शॉर्ट सम में समझो, अगर किसी FII ने, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, चाहे वो अमेरिका से आया हो, चाहे वो यूरोप से आया हो, चाहे वो कहीं से आया हो, है ना, अगर उसने भारत में 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए और 100 करोड़ रुपये उसने, उदाहरण से समझ लो, उसने 20% का साल भर में रिटर्न निकाला। एक बात समझने की, 20% जनरली नहीं निकालता, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भैया उसने 20% का रिटर्न निकाला, तो लगभग ये मान के चलो उसने 20 करोड़ रुपये कमाए, है ना। अब वो 20 करोड़ में से अगर सरकार ने बोला कि भाई 15% का टैक्स हम पे है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेंस जो आपको देना है, तो उसने 3 करोड़ रुपये तो भारत सरकार को दे दिया टैक्स के रूप में। अब बचे उसके पास में 117 करोड़, ठीक है। अब जब वो अपने देश में जाएगा, यहाँ से पैसा कमा के, तो जाहिर सी बात है उसका देश भी उससे टैक्स लेगा, उसका टैक्स उसका देश भी लेगा। तो ये समझ लो 17 करोड़ पर मान लो उनने 15% का टैक्स या 20% का टैक्स USA ने बोल दिया कि भाई मैं आपसे, जो आप बाहर से पैसा कमा के ला रहे हो, या जो आपने जो बिज़नेस किया, जो बड़े बड़े जिनके ऑफिसेस होते हैं, कि आपने, हम 20% का फिक्स टैक्स है, तो भाई 17 करोड़ रुपये से 20% का टैक्स दे के, ये मान लो लगभग 4 करोड़ रुपये के आसपास उनने वहाँ दे दिए। तो उसके पास में बचे 13 करोड़। और अभी वो जो 13 करोड़ रुपये बचे हैं ना उसके पास, 100 करोड़ रुपये निवेश करने के बाद में वो उसके है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 साल पहले जब उसने पैसे लगाए थे 100 करोड़ रुपये, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं इतने लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में FII भाग क्यों रहे हैं। अब जिस समय उसने भारत में पैसे लगाए थे, उस समय उसके जो 100 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में, ये मान के चलो उदाहरण से बिल्कुल, अपना रुपया 80 रुपये चल रहा था, ऐसा समझ लो, तो उनने 800 लाख रुपए के अगेंस्ट में 100 करोड़ रुपए मिल गए, है ना। अब उसे वे 880 लाख रुपए बेचने पड़ रहे, तब जाकर उसे 100 करोड़ रुपए मिल रहे। तो उसका रुपये की ड्यू वैल्यू खा गई भाई, रुपया भी तो कमज़ोर हुआ है ना। तो उसके पास में ले देगा, बचा क्या? आप बताओ, अगर वो 10 करोड़ रुपए, उसने 15-12 करोड़ रुपए कमाया, उसमें से 8 करोड़ उसका वैसे भाग गया, तो उसके पास में बचा क्या? इसलिए FII भाग रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। अपनी जो नीतियां हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम कैपिटल गेंस, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेंस में बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके FII रुक पाएंगे। क्योंकि FII के पास में एक भारत ही ऑप्शन नहीं है कि भारत के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। FII के पास में ब्राज़ील है, चाइना है और हांगकांग है, और बड़े बड़े बाज़ार हैं। और जब FII से पैसा नहीं लेते, आपने कभी इस बात पर नोटिस किया कि लोग बाग जाकर दुबई में अपना ऑफिस खोल लेते हैं और दुबई से बैठ कर शेयर मार्केट का काम करते हैं, या कोई सिंगापुर में जाकर अपनी, जो बड़े बड़े फार्म है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, तो हम तो कहीं नहीं लग रहे, वो अपना जाके वहाँ पे सिंगापुर में ऑफिस डाल लेते हैं
या जो फैमिली ऑफिसेस रहते हैं। अब ये फैमिली ऑफिसेस आप सोच रहे हो यार ये किस बला का नाम है। देखो सपोज करो कोई आदित्य बिरला फर्म है ना। अब आदित्य बिरला है जो यहाँ काम कर रही है, उसके पास में और भी बहुत सी सब्सिडरी होंगी। तो वो क्या करती है कि उसका सबका एक मेन ऑफिस बनाती है, उसे फैमिली ऑफिस का नाम देती है। सपोज करो मेरे भाई है ना, सोनू है, छोटू है, सुशील है, 10-5 भाई हैं हम, और सबके पास में करोड़ों का बिजनेस है। तो हमने एक फैमिली ऑफिस बनाया, उसमें एक फैमिली मेम्बर को दे दिया और वो ऑफिस खोल दिया हमने सिंगापुर में। अब वो जो पूरा का पूरा जो गेम हो रहा है ना, जो वहाँ से जैसे बोलते हैं ना सेल कंपनी या सेल कंपनी, वो भी मोनोपोली ऐसी होती हैं वहाँ। लेकिन मैं अभी दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लो उन्होंने वहाँ बैठे और उन्हें वहाँ 100 करोड़ रुपए कमाए, तो उन्हें तो कुछ देना ही नहीं। अगर उन्होंने साल भर में 1000 करोड़ रुपए लगाए और 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद उन्हें उसका सपोज करो 10% का प्रॉफिट निकाला, तो 1000 करोड़ पर 100 करोड़ रुपया। अब 100 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, लेकिन वो कहाँ कमाए? सिंगापुर। क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो वो FII कहलाएंगे। भाई अगर भारत से बाहर से पैसा आ रहा है मतलब FII का पैसा आ रहा है, फैमिली ऑफिस के माध्यम से पैसा आता है। भाई जो तुम्हारा अडानी वाला मामला था, इसमें क्या था? इसमें यही तो था कि पैसे को घुमा के यही अपने फैमिली ऑफिस के नाम से ले जाए जा रहे हैं। ऐसे समझो मेरी कोई XYZ कंपनी है, रामकिशन हरिकिशन जो भी, और मैंने क्या किया, अपने किसी भाई को एक फैमिली ऑफिस बनाया और वो खोल दिया दुबई में। मैं यूट्यूब के माध्यम से केवल बता रहा हूँ उदाहरण से, आप इसको अदरवाइज मत लेना ना। मैं किसी को ऐसा करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ऐसा करो। मैंने किसी अपने फैमिली वालों को 4 आदमियों का नाम से 100 करोड़ रुपए की एक फर्म बनाई, उसे दुबई में रखा, दुबई से वो ऑपरेट हो रही है। और एक दुबई में एक सेल कंपनी बनाई, अब जैसे भी कोई है ना, एक जोंग फोंग छोंग, और उससे फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कराया। तो वो जब वो यहाँ पे आएगी तो वो FII कहलाएगी। कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है? FII से, बल्कि वो पैसा FII का नहीं है। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आदमी बाहर जाके इसीलिए तो सेट हो जाता है कि भाई आप दुबई में हो, चाहे तो UAE में हो, चाहे तो सिंगापुर में हो, भाई वहाँ आपको टैक्स नहीं देना। अगर वही 100 करोड़ रुपए जो वो उसने वहाँ पे कमाए हैं तो उसको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना। और अगर वो गवर्नमेंट भारत में रह के कमा लेती तो उस सरकार के टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स सब मिला जुला के लगभग उसे हाथ आते 75 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया सब इधर ही चले जाते। तो इसीलिए लोग बाग जिनके पास में बड़ा पैसा है, जो चिल्ला रहे हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, जिनके पास बड़ा पैसा है वो धीरे से सेट हो जाते हैं, चाहे दुबई चाहे सिंगापुर। क्योंकि उन्हें सीधी सी बात है भाई, उनके पास 100 करोड़ है। और छोटे लेवल में भी समझो यार, कभी सोचे 100, 2000, 5000 करोड़ की बात कर दी, दिमाग से बुद्धि से हट गया। अगर किसी के पास में ऐसे समझो 10 करोड़ रुपये है, ठीक है, 10 करोड़ रुपये अगर वो भारत में 10 करोड़ रुपये लगाता है शेयर बाज़ार में, वहाँ से वो 10% का रिटर्न निकालता है। तो वो 10% का रिटर्न निकालेगा तुम्हारा 10 करोड़ रुपये। 10 करोड़ रुपये अगर उन्हें इन्वेस्ट किए तो 1 करोड़ का प्रॉफिट निकालेगा। और अगर उसने 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए तो 10 करोड़ का प्रॉफिट निकालेगा, 10%। अगर उन्होंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए और उसका 10% का प्रॉफिट निकाला तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 1 करोड़ पे अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, सरकार की जो गवर्नमेंट की टैक्सेस वगैरह हैं, या कुछ जो सेबी के टैक्सेस हैं, या कुछ जो अलग से भी टैक्स चार्जेस लगते हैं, अगर उन्हें लगा कर देखा जाए तो उसके हाथ में उन 1 करोड़ रुपये में से मात्र 75 लाख रुपये आए। अब 75 लाख भी उसके एक्चुअल में वो, क्योंकि रुपये में आया पैसा, उसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो वो और घट गया। तो इसीलिए आदमी धीरे धीरे सेट हो जा रहा है दूसरी जगह, जिनके पास में पैसा है। और जिनके पास में है नहीं उनकी तो बात ही क्या करनी है। वो अपना 2 किलो, शायद 4 किलो मिलता है, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, और शायद दाल वगैरह तो नहीं मिलती, उतना लो, टेंशन फ्री रहो। बाकी कुछ टेंशन करने की बात है नहीं। आयुष्मान कार्ड बना ही रखा है मोदी जी ने, बीमार पड़ो तो मोदी जी हैं, आयुष्मान कार्ड दिखा दो, और बाकी भूखे मरने तुम्हें देंगे नहीं, मोदी जी इतनी गारंटी है। और बाकी जो फाइनेंस है वो तुम ना ही समझो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज जो भारत के युवा की कंडीशन है वो अपने आप को कभी अपग्रेड करना चाहता नहीं है। मतलब आज मैं तो किसी रेयर को देखता हूँ कि यार आदमी को अपने आप को अपग्रेड करने में थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन हो कि यार चलो, जो बच्चा अगर 10वीं कर लेता है उसके माँ बाप उसको धक्का दे के निकाले तो जा कंप्यूटर सीख ले, तो जाकर सीखता है वो, तो भी उसे ऐसा लगता है कि यार वो कंप्यूटर सीख लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि उसे क्या है कि 10वीं और 12वीं करने के बाद उसे सीधा IAS से नीचे की पोस्ट चाहिए नहीं। और अगर कहीं उसे बोल दो कि किसी D ग्रुप में फॉर्म भर दे या कहीं भर दे, तेरा कुछ काम हो जाएगा, तो बोलता मतलब मैं भरूँगा,
मतलब हम राजा महाराजा के ख़ानदान से आते हैं, हम भरेंगे, तो उसको चाहिए सीधी पोस्ट, जाते साइन करे, फाइल खुली हुई मिले और बस एकदम साइन करे और 2 लाख 1.5 लाख हर महीने का फिक्स हो जाए। तो ऐसा करना है व्यक्ति को, तैयारी करनी नहीं है, पढ़ना है नहीं, अपने आप को अपग्रेड करना नहीं है। देखो साथियों, सीधी सी बात है, आपको अपने बच्चे को सबसे पहली बात है कि आप स्किल पर फोकस कराओगे, उसका कोई ना कोई ऐसी स्किल आनी चाहिए कि कल अगर वो डिग्री करने के बाद में अगर वो कहीं नहीं सक्सेस हो पाया तो कोई स्किल उसके पास में ऐसी हो जिसमें उसे महारत हासिल हो। कुछ भी हो सकता है वो। आज के समय में जो स्किल चल रही है वो वीडियो एडिटिंग की चल रही है कि यार अपने बच्चे को वीडियो एडिटिंग करनी सिखा दो, है ना। एक्सेल पे बढ़िया 1 नंबर, अगर आपके बच्चा को एक्सेल एक्सपर्ट है, एक्सेल है, टैली है, इस तरह के। लेकिन जब बच्चा 12वीं कर लेता है उसके बाद उसके मन में विचार आता है कि कंप्यूटर सीखूं क्या नहीं सीखूं, वो भी सीखूं क्या नहीं सीखूं इस बात के कंक्लूजन में रहता है। मतलब अगर कहीं कोई पोस्टें भी हैं और अब किसी से मैं चूँकि मैं किसी बड़ी फर्म में काम करता हूँ और मैं अगर किसी से बोलता भी हूँ कि यार एक काम कर, तेरे पे काम आता है, बोला हाँ 10वीं करी थी और मैंने 3 महीने का कोर्स किया है कंप्यूटर का। बोला और क्या कर लेता है, बोला नहीं वही करा है, बस कागज़ है। भैया एक्चुअल में आपका एक्सपीरियंस काम आता है, कागज़ नहीं आता। कागज़ तो केवल इस चीज़ का प्रमाण है कि आपने इंस्टीट्यूट में फ़ीस समय पर भरी है। आप अगर इंस्टीट्यूट में, चाहे आप स्कूल में, 8वीं तक का तो गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है कि देखो आपको 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, पहली बात तो जाहिर सी बात है 8वीं तक तो वो फेल होगा नहीं। और 10वीं में वो 33% में, अब तो वो ABCD और ग्रेड वाला काम चल गया, तो 10वीं में वो धक्का पेरिस पास हो जाता है। कोविड जैसे समय में तो लोगों को वैसे ही पास कर दिया गया ग्रेड दे के ही। सरकार के पास में उतनी जॉब्स है नहीं, लैंड लोगों के पास उतनी पर्याप्त है नहीं जो अपना घर चला लें। लैंड लोगों पर बची है 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। एक समय था जिस समय भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 30 करोड़। मैं बात कर रहा हूँ अंडर 60 की, 60-70 साल, मतलब 1960 1970 से लेकर तुम्हारा लगभग 2000 तक, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। उस समय तक पॉपुलेशन थी अपनी कम और जो भूमि थी ना वो थी ज़्यादा। तो उस समय क्या था कि आप के अंडर में भाई 100 बीघे, 50 बीघे, 40 बीघे, 30 बीघे भूमि आती थी। ऐसा नहीं है कि यार अब किसी पे भी भूमि नहीं आ रही, मेरा वो कहने का औचित्य नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास में भाई ज़मीन ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर कम है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली अगर बात करें एवरेज तो 5 से 10 बीघे के आसपास सभी उतनी भूमि में हैं। अब क्या है कि जो शहर है ना, जो तुम्हारा डेवलपमेंट है, उनके चक्कर जो अर्बन है ना वो डेवलप होता जा रहा है, मतलब फैलता जा रहा है, और जो रूरल है वो सिमटता जा रहा है। क्योंकि जनरली जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसे खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते ना भाई। जो खेत हैं, अगर गांव के लोग शहरों में शिफ्ट होंगे तो वो जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र है ना, उनमें प्लॉट कटेंगे, और में प्लॉट कटेंगे तो वो खेत जाएंगे तो सब और थोड़ी बढ़ा सकते हो, 1 फुट नहीं बढ़ा सकते, उससे नेक्स्ट वाला और वहाँ फिर प्लॉट कटेंगे और प्लॉट कटेंगे, तो भूमि उतनी पर्याप्त बची नहीं है। दूसरा, अब बच्चों को अपने स्किल पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा इंक्लूड है ना, हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट करती है या तो जो सर्विसेज, हम सबसे ज़्यादा अगर पैसा लेते हैं तो सर्विसेज से लेते हैं जो हम दूसरे देशों को देते हैं। एक्चुअल में जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, एक तो वो आता है जीडीपी में। कृषि से जो होने वाली पदार्थ हैं वो आता है। और साथियों, मैं एक जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप उसे पढ़ सकते हो, मैं नाम बता दूंगा, इंडस वैली करके, इंडस वैली 2025 एक रिपोर्ट है, उसे आप पढ़ लेना। मतलब अगर रूरल गांव की बात करें और कृषि की बात करें तो कृषि में मतलब 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो भूमि में लगी हुई है। और हम ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाते हैं? या तो मैन्युफैक्चरिंग से, एमएसएमई बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर उससे थर्ड आती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? सर्विस ये समझो कि जो जैसे वाइट कॉलर जो भी जॉब्स होती हैं, जैसे आईटी, इंफोसिस, है ना, ऐसी कंपनियों में, विप्रो, ऐसी कंपनी जो विदेश में काम करती हैं या कहीं भी, उनमें जो आईटी सॉफ्टवेयर का काम करती हैं वो सर्विस कहलाती हैं। या जैसे वकील है, आपने वकील को पैसे दिए, वकील ने अपनी समस्या हल कर दी, वो सर्विस ही तो हुई। डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को 500 रुपये दिए, डॉक्टर ने हाथ देखा और आपको दवाई लिख के दे दी, वो सर्विस ही तो है। या मान लो आपने किसी शिक्षक को 500 रुपये महीने की फीस दी, उसने आपको पढ़ा दिया,
वो शिक्षक क्या कर रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है एक्चुअल में आपको, वो सर्विस कहलाती है। या सपोज करो जैसे आप 599 रुपये का रिचार्ज करते हो, है ना, किसी में जियो में किसी में भी, तो वो जियो से आप बात करते हो तो वो जियो उठा कर तुम्हें वहाँ थोड़ी ले जाता है उसके पास में, वो आपकी जो बात है ना वो ट्रांसलेटर के माध्यम से वहाँ पहुँचा देता है, कुछ तरंगों के माध्यम से, तो वो सर्विस हो गई। या आपने एक बस में गए, आपने सपोज करो आपने दिल्ली से टिकट लिया हरिद्वार का, तो आप कोई बस है वो दिल्ली से छोड़ेगी हरिद्वार छोड़ देगी, दिल्ली से उठाएगी हरिद्वार छोड़ देगी, तो वो क्या सर्विस ही तो हुई, आपको बस थोड़ी खरीद के दे दी उसने कि आपने 50 रुपये दिए तो क्या आपको अभी वो बस आपकी होगी, नहीं। तो सर्विस सेक्टर में जो इम्प्लीमेंट बढ़ता है ना वो बढ़ता है कहीं ना कहीं अपग्रेड होने से। अगर कोई भी सोचे यार मुझे तो 10वीं नहीं करनी, मुझे तो 12वीं नहीं करनी, ख़त्म, पढ़ना ही नहीं, तो उसके पास में ऑप्शन क्या बचता है, उसके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता, वो लेबर क्लास में आएगा। क्यों लेबर क्लास में आएगा कि जो इकोनॉमी है ना साथियों, वो वी सेव रिकवरी कर रही है, के सेव रिकवरी कर रही है, सॉरी, के सेव मतलब कि जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर था वो और अमीर होता जा रहा है। डिफरेंट है केवल माइंडलिटी का। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बहुत लोगों को देख रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बट चूँकि कंपटीशन समझ लो या उसमें कुछ भी समझ लो, बच्चों को अपने से एक जो होना चाहिए एक्टिविटी कि यार नहीं, जब तक उनके माता पिता नहीं बोल दें कि यार चलो। लेकिन इस चीज़ों में मुझे मतलब थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, इस चीज़ों में मुझे अमेरिका बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि अमेरिका में आप अगर 18 साल के हो गए तो आप फिर अपने घर में नहीं रह सकते अपने माता पिता के, नहीं, आपको अपना कुछ काम करना पड़ेगा, आपको अपना कोई व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते। और मैं तो भारत में ऐसे भी देखता हूँ जिनकी एज 30-30 साल होगी, कुछ नहीं करते, वो रोटी खाते पाते घर पड़े। लेकिन वो सब क्या है ना कि वो बर्डन है, बर्डन उस फैमिली मेम्बर के ऊपर है। सपोज करो अगर मैं 20,000 रुपये कमाता, 15,000 कमाता और मेरे घर में 5 आदमी खाने वाले हैं, तो पर आदमी मैं कितने कमा रहा हूँ? 3,000, क्योंकि खा तो 5 आदमी रहे ना, कमा मैं 15,000 रुपये हूँ, 500 रुपये में 3 आदमी खा रहे हैं, तो 3,000 रुपये प्रति आदमी कमा रहा हूँ मैं। अब वो खर्चा हो रहा है ज़्यादा है, तो इसलिए इससे आदमियों को क्या अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। भाई जैसे कोई स्किल आ गई मान लो, उसके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या माने कोई आजकल तो अगर आप किसी लायक हो तो आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह से कोई कोचिंग कर रखी है, तो आप अपना कोई कोचिंग के हिसाब से बड़ी कोई कंपनी में आए, तुम्हारा महिंद्रा में, हीरो में, उनमें अपना इंटरव्यू दो, रिज्यूम दो। आजकल तो ई कॉमर्स कंपनी आ रही हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से अपना रिज्यूम भेजो, तो कहीं भी आपको अपने आप को अपग्रेड करोगे तो ही आपको कोई एक पकड़ पाएगा। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो वो दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और जो हमारे पास में जो आपकी भूमि वाली मैं बात कर रहा था, जो फार्मर है ना, उनके पास में उतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, मतलब उतने मौके हैं नहीं जितनी चाहिए उनको। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि भाई जो फार्मर है, जो किसान है, उनके बारे में कुछ सोचे, उनकी जो खेती है ना उसको अपग्रेड कैसे किया जाए। जैसे अभी वो एमएसपी के मामले में उलझ जाते कभी कि यार एमएसपी, यानी जैसे और बात करें कि बहुत से किसान हैं, मेरे खुद जानकार हैं, योगेश सिंह शेंगर हैं और मित्र हैं, वो क्या उन्होंने प्याज बो रखी है, लहसुन बो रखे हैं, ऐसी ऐसी खेती करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे पैदावार ज़्यादा होती है। अब क्या है कि उसमें मेहनत लगती है और थोड़ा सा उसमें एक्टिवली रहना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। अब क्या है, जब आदमी को उसकी जानकारी होगी तो उससे में कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करेगा। कुछ सरकार भी बढ़ावा देती है कि भाई चलो आप करो, हम साथ हैं आपके। वो भारत में क्या है कि साथियों 1991 से पहले ना, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले तो भारत के अंदर बहुत ख़राब स्थिति थी। हमें जो आप मेरे तो शायद धुंधला धुंधला याद है, जो पुराने आदमी उनके याद होगा, हमें लाल वाला गेहूँ आता था भारत को खाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जो 1960 के आसपास के जन्मे हुए हैं बुज़ुर्ग हैं, वो आज भी हट्टे कट्टे हैं। उसका कारण क्या है कि वो मीट्स खाते थे। मीट, मांस नहीं बोल रहा मैं, जो मोटा अनाज, मिट्स मतलब मोटा अनाज, चना, बाजरा, है ना, मक्का, इस तरह के जो गेहूँ होते थे उसकी बनी हुई रोटी खाते थे। मतलब जनरली गेहूँ की रोटी तो तब बनती थी घर में जब कोई स्पेशल होता था। स्पेशल मतलब कोई मेहमान आ गया, दामाद आ गया, फूफा जी आ गए, है ना, कोई कार्यक्रम है जिसमें बड़े कुछ लोग हैं, तो गेहूँ की रोटी बनती थी, है ना। और वैसे जनरली क्या बनती थी? चने की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, साग। तो ये जो पुराने लोग हैं ना,
इन लोगों ने वो समय बिताया है और उस समय में घी इतना सस्ता हुआ करता था कि भाई धमाधम। और आज कभी उस दौरान में भी भाई बीमारियां तो थी, जैसे पोलियो जैसी बीमारियां उस दौरान भी थी, पर इतना रिस्क नहीं था। मतलब जितनी सीरियस बीमारियां अभी हो रही हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र के साथ साथ में हम जितने भी पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ जो जितने डालते जा रहे हैं ना, उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें भुगतने के लिए मिल रहा है। वही दवाइयाँ जितनी भी हम डाल रहे हैं वो अल्टीमेटली घूम फिर के अगर गेहूँ में डालें तो हम पे आ रही है, क्योंकि गेहूँ हमें खाना है। गन्ने में डालें तो हम पे आ रही है। किसी भी प्रोडक्ट में हम डाल रहे हैं तो आ तो हम इससे पास रही है ना, घूम फिर के। हम जो एक्चुअल में खाद है, जो गोबर का खाद है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे। पहले गोबर खाद यूज़ करते थे जनरली। इतनी सोच पहले हुआ नहीं करती थी, ज़्यादातर जितने भी सोच होते थे सब खेतों में ही जाते थे, है ना। उससे थोड़ा सा प्रदूषण वाली जो लोग बाग ऐसा बोलते हैं कि यार गंदगी है, वो अलग अलग चीज़ है। बाकी खेतों के लिए वो अच्छा है, गोबर का खाद है इस टाइप से, वो खेतों के लिए अच्छा है। और के लिए भले ही आप उसको अलग बोल सकते हो कि नहीं गोबर गैस हुआ, ये हुआ। एक और चीज़ है साथियों, क्या है कि खेतों को अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है कि भाई जैसे कोई आप टमाटर की खेती कर ली, प्याज की खेती कर ली, मिर्ची की खेती कर ली, है ना। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है। जैसे आपने फिक्स है, मेरे को गेहूँ बोना है तो गेहूँ 2,000 रुपये कुंटल है। 1 बीघा में 4 कुंटल गेहूँ है, 10,000 के गेहूँ हो गए, 2,500 रुपये कुंटल का रेट है। फिक्स है, आपके पास 5 बीघे ज़मीन है, 50,000 रुपये गेहूँ है। और उस 50,000 को पकाने के लिए 3 महीने लगे आपको। 3 महीने तक आपका बच्चा, आप आपकी मिसेस, तीनों लगे। 3 महीने में आपने कितने कमाए? 50,000 रुपये, ठीक है। और उसी को अगर आप टमाटर बोते, प्याज बोते, हरी मिर्ची बोते, तो आप प्रतिदिन उसे तोड़ो और अपना मंडी में चले जाओ। 2 किलो बेचो, 3 किलो बेचो, आपके घर में प्रतिदिन नया पैसा आएगा। और उससे एक तो जो कैश की मात्रा है, लिक्विडिटी की मात्रा, वो आपके पास में बन जाएगी। भाई किसान के पास में जनरली पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि किसान के पास में ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है कि जिससे वो रोज़ पैसा आ सके। भाई अगर उसने गन्ना बोया तो गन्ना वो पहले मील में गिरेगा, मील उसे फिर 15 दिन बाद, महीना बाद, 1 महीना बाद पैसा देगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, उसने गेहूँ बोया, उसमें समय पर रोपण करेगा, खाद बीज जो, उसके बाद वो 3 महीने तक वेट करेगा। उसके बाद अगर समय पे सब सही रहा, बरसात नहीं हुई, गेहूँ निकले। गेहूँ निकलने के बाद उसके अगर 2-2,500 रुपये क्विंटल का गेहूँ का रेट है, तो जनरली ये मान के चलो कि 1 बीघा में 4 कुंटल निकल जाते हैं। 10 मणा बीघा निकल जाता है, मतलब अगर सही गेहूँ है। 10 मन का मतलब है कि 2.5 मन का 1 कुंटल होता है, मतलब आपके 4 कुंटल 1 बीघा में निकले। अब अगर 1 बीघा में 4 कुंटल गेहूँ निकले तो मतलब 2,500 रुपये कुंटल का गेहूँ का रेट है, तो लगभग 4,000 रुपये, 25 दूनी, हाँ 10,000 रुपये का आपका गेहूँ हुआ। आपके पास अगर 10 बीघे की ज़मीन है तो 1 लाख के गेहूँ हुए, है ना। अब उसके आपका भूस मान लो 10 1,000 1,500 रुपये बीघा के हिसाब से, जनरली 1.5 लाख रुपये में आपका सिमट का रहेगा पूरे 3 महीने में। अब उसमें आप अगर 1 बीघा में ऐसी फसल बोलो, तो उसके लिए मैं एक फार्मर के लिए नहीं बता रहा कि यार फार्मर को ही अपग्रेड होना है। अपग्रेड तो मैं जनरली मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि यार तू अगर 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे जो तेरे सोने के निकल गए, बचे तो 18 घंटे। 18 घंटे में 4 घंटे ऐसे निकाल ले, तूने खाना खाया, नहाया धोया, 12 तो ये फिर उसके बाद में बचे रहे 12 घंटे। 12 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा निकल के 10 घंटे अपने आप का, अपने ऊपर काम कर। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को आज अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा अपने बारे में आज से नहीं सोचेगा ना, तो कल जब आप और हम बुजुर्ग होंगे ना, उस समय पे वो हताश हो चुका होगा, उसका हाथ में कुछ नहीं रहा होगा। क्योंकि ये उम्र है उसकी करने की, और इस उम्र में वो कुछ कर नहीं रहा, ना तो अपने ऊपर काम कर रहा, ना देख रहा कि क्या किया जा सकता। अभी तो हमारे ऊपर बर्डन है वो एक तरह से। तो मैं हमेशा अपने माध्यम से अपने परिवार के जितने जो भी मेरी यूट्यूब के चैनल से वीडियो को देखते हैं, मैं सबको बोलता हूँ, जो भी बच्चे हैं जिनके भी माता पिता कुछ, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। भाई अपना आज के समय में आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जब आप, मेरी आज लगभग 35-40 साल एज है, 20 साल बाद मैं भी बुज़ुर्ग हो जाऊंगा, 10-15 साल बाद। लेकिन उस समय पे जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये वो रूप ले लेगी। लेकिन आज अगर इन्हें अपग्रेड नहीं करा ना, तो ये कहीं ना कहीं समय से पिछड़ जाएंगे, और ये समय से पिछड़ जाएंगे तो ये एक मूर्ख दुष्ट प्राणी बनकर रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें। जो भी नई नई चीज़ आ रही है उसमें सीखो, सोचो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। जो सरकार जैसे जैसे डिसीजन ले रही है, जिससे FII भाग रहे हैं और फार्मरों पर थोड़ा सा
नज़र रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।